नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नया सवेरा का ये बहुत ही खास अंक लेकर। मैं हूं जया सिन्हा। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आज होगा उद्घाटन। तो वही 9 करोड़ 80 लाख से अधिक किसानों के खाते में सीधे पहुंचेगी आज किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त। नई सरकार के गठन के बाद दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र की आज होगी शुरुआत। खबरें और भी हैं, आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 राज्यों के दौरे पर। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का करेंगे उद्घाटन। तो भागलपुर में पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त करेंगे जारी। शाम को गुवाहाटी में पारंपरिक नृत्य संध्या में होंगे शामिल। नई सरकार के गठन के बाद आज से शुरू होगा दिल्ली का विधानसभा सत्र। प्रोटेम स्पीकर रविंदर सिंह लवली नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाएंगे शपथ। नए स्पीकर का भी होगा चुनाव। जर्मनी में कंजर्वेटिव नेता फ्रेडरिक मर्स के चांसलर बनने का रास्ता साफ। मौजूदा चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने मानी हार। अगले 2 महीने में गठबंधन की सरकार बनने की जताई उम्मीद। प्रयागराज में जारी महाकुंभ में आज से अगले 3 दिनों तक श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड उपस्थिति होने की उम्मीद। बुधवार शिवरात्रि के स्नान के साथ संपन्न होगा आस्था का महापर्व। चैंपियंस ट्रॉफी में कोहली के शतकीय पारी के आगे पस्त हुआ पाकिस्तान। भारत ने 6 विकेट से दी मात। आज रावलपिंडी में बांग्लादेश न्यूजीलैंड की भिड़ंत। न्यूजीलैंड की टीम अगर जीती तो मेजबान पाकिस्तान हो जाएगा प्रतियोगिता से बाहर। तो आइए शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री के आज के अहम कार्यक्रमों के साथ। तो प्रधानमंत्री मोदी आज 3 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। पहले वो भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करेंगे। इस सम्मेलन में 60 देश भागीदारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश को निवेश हब बनाने की दिशा में ये बेहद महत्वपूर्ण पहल है। भोपाल ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की मेजबानी करने जा रहा है। मध्य प्रदेश को वैश्विक निवेश हब बनाने की दिशा में ये बड़ी पहल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इस 2 दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 कई मायनों में खास होने जा रही है। समिट में 60 देशों की भागीदारी रहेगी। 133 विदेशी मेहमानों में मंत्री, राजदूत, उच्चायुक्त और अन्य शीर्ष प्रतिनिधि शामिल हैं। समिट में भारत के 300 से अधिक प्रमुख बिजनेस लीडर और नीति निर्माता शामिल होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में वैश्विक स्तरीय चिंतन भी होगा, जिनमें ग्लोबल साउथ, लैटिन अमेरिका, कैरेबिया और प्रमुख साझेदार देश से जुड़े सत्र शामिल हैं। इस बार जिन क्षेत्रों पर विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे उनमें फार्मा और मेडिकल उपकरण, परिवहन और रसद, उद्योग, कौशल विकास, पर्यटन और एमएसएमई क्षेत्र शामिल हैं। जब पूरे देश और दुनिया के लोग हमारे बीच आएंगे तो हम अपने प्रेम से उनका दिल जीतेंगे और खास करके भविष्य में निवेश की एक ऐतिहासिक तारीख में ये 24-25 लिखी जाएगी, जिनके माध्यम से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। समिट के प्रमुख आकर्षणों में 3 प्रमुख औद्योगिक प्रदर्शनियां, मध्य प्रदेश की ऑटोमोटिव क्षमताओं को दिखाता ऑटो शो, टेक्सटाइल और फैशन एक्सपो और राज्य की अनूठी शिल्पकला को दर्शाती एक जिला एक उत्पाद पहल शामिल है। समिट में जर्मनी साझेदार देश है। एक अलग कंट्री सेशन चलता रहेगा, जहाँ जैसे पहले दिन हमने जर्मनी का या जापान का ऐसे सेशन रखे हुए हैं। दूसरे दिन फिर हमारा एक प्रवासी मध्य प्रदेश के जो लोग हैं वो पूरे देश भर में जहाँ जहाँ रह रहे हैं वो लोग आ रहे हैं, उनका समिट होगा। तो जितने भी ऐसे विषय हैं, सब्जेक्ट हैं जहाँ पर निवेश की संभावनाएं हैं, उनको सबको समाहित किया है। समिट में विभिन्न श्रेणियों में 31,000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है। निवेश बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने में इसे बेहद लाभकारी आयोजन माना जा रहा है। भोपाल तैयार है देश दुनिया से आ रहे निवेशकों के
स्वागत के लिए। मध्य प्रदेश की सरकार न सिर्फ अपनी नीतियों के जरिए मध्य प्रदेश में अपार संभावनाओं को निवेशकों के सामने रखेगी, बल्कि प्रधानमंत्री उन निवेशकों के सामने मध्य प्रदेश में निवेश के लिए एक भरोसा भी पैदा करेंगे। कैमरामैन गौरव निरूणकर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के आज 6 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री इस निधि की 19वीं किस्त आज बिहार के भागलपुर से जारी करेंगे। आइए देखिए खास रिपोर्ट। कृषि विकास और किसान कल्याण की अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे। बिहार के भागलपुर से पीएम 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 9 करोड़ 80 लाख से ज्यादा किसानों को सीधे ट्रांसफर करेंगे। पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को 6,000 रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 24 फरवरी 2019 को इस योजना का शुभारंभ हुआ था। इसका लाभ अब तक देश के 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को मिल चुका है। अब तक पीएम किसान की 18 किस्तें जारी हो चुकी हैं। इनके तहत 3.46 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। 19वीं किस्त जारी होने के साथ ही ये आंकड़ा 3.68 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। भागलपुर सहित देश भर के पीएम किसान योजना के लाभार्थी बेहद उत्साहित हैं। दरअसल ये 19वीं किस्त इस योजना के 6 साल के सफल कार्यान्वयन का प्रतीक भी होगी। बिहार का किसान प्रसन्न है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कार्यक्रम नहीं हो रहा, उत्सव मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री जी के आगमन पर। और ऐसा हो क्यों ना, चाहे मखाना बोर्ड का गठन हो, प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना हो, या विकास की अनेक सौगातें जो बिहार की तस्वीर और जनता की तकदीर भी बदल रही है और पूरे देश के किसानों की खेती को लाभ का धंधा बना रही है। सभी पात्र किसानों तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से केंद्रीय कृषि मंत्रालय इस योजना से किसानों को जोड़ने के लिए सक्रिय रूप से निरंतर प्रयास कर रहा है। इसी का नतीजा है कि 19वीं किस्त पाने वाले किसानों की संख्या में वृद्धि हुई है। हम लोगों को जब नहीं मिलता था सहायता राशि तो किसान पूरा भटकता था, कर्ज लेकर के कहीं फंसरी लगा करके, तो अच्छा स्थिति उस समय नहीं था। जिस समय से प्रधानमंत्री जी ने किसान निधि योजना चलाया गया है तो हम लोगों को लाभ अच्छा मिला है। वो जो 2,000 मिलता है वही से करते थे, खाद पानी वही से होता है। हम लोग का जो है कल उसी का प्रतीक्षा हो रहा है, जो किसानों के जो है खाते में एकदम मतलब ये किसी बिचौलिया भी इसमें बीच में नहीं आएगा, डायरेक्ट उसे किसान के खाते में आएगा। इससे काफी किसानों में उत्साह पूर्वक रहता है कि हमारे खाता में अकाउंट में आ रहा है। आज तक कोई दुनिया में नहीं था जो किसानों के प्रति कुछ सोचता था। सर ये पहला मौका है जो सरकार किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा देता है, वो अपने आवश्यकता अनुसार काम को करते हैं। ये पैसा आ जाता है तो एकदम पैसा कम में आ जाता है, क्योंकि यूरिया का जरूरत होता है, सिंचाई का जरूरत है, ये सब जो दिक्कत होता है ये सब मतलब डायरेक्ट किसानों को फायदा होता है। किसान सम्मान निधि ने छोटे किसानों की जिंदगी बदल दी है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ने अपने अध्ययन में पाया कि इस योजना के तहत मिली धनराशि से किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। किसानों को कर्ज की समस्याओं से उबरने में सहायता मिली है, साथ ही किसानों की जोखिम उठाने की क्षमता बढ़ी है। बिहार के भागलपुर में पीएम 10,000वें किसान उत्पादक संगठन FPO का उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही मोतिहारी में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत निर्मित स्वदेशी नस्लों के लिए उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ भी होगा। पीएम बरौनी में दुग्ध उत्पादन संयंत्र के उद्घाटन के साथ साथ कई परियोजनाओं का उपहार भी देंगे, जिनमें वारिसलीगंज नवादा तिलैया रेलखंड का दोहरीकरण शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पीएम मोदी आज बिहार के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम भागलपुर की धरती से कई योजनाओं की सौगात भी देंगे। पीएम की यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। बिहार के स्वास्थ्य और कृषि मंत्री मंगल पांडे ने पीएम की यात्रा को लेकर विस्तार से बात की। बजट में मखाना बोर्ड के गठन को जहां पर उसका ऐलान किया गया और उसके बाद प्रधानमंत्री का कृषि सम्मान से संबंधित जो
किस्त है उसको वो जारी करने के लिए बिहार को उन्होंने चुना है और वो बिहार आए हैं। इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे बिहार के कृषि और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से। पांडे जी, कैसा आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री का बिहार आगमन और वो भी किसानों को किस्त जो है वो जारी करने के लिए बिहार को ही उन्होंने चुना, कितना बड़ा ये गौरव का क्षण है बिहार के लिए? हम सब लोगों को इस बात की बहुत खुशी है कि देश के 9 करोड़ 80 लाख किसानों को लगभग 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बिहार की धरती से देने वाले हैं। बिहार के 80 लाख किसानों को तो इसका प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा ही, लेकिन हमारे करोड़ों किसानों का आत्मबल भी बढ़ेगा जब अपने प्रधानमंत्री को किसानों के कल्याण के लिए काम करते हुए प्रत्यक्ष अपनी आंखों से यहाँ बिहार की धरती पर हमारे सब किसान भाई बहन देखेंगे। आपके जो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम स्थल है हवाई अड्डा, वहाँ पर हमने देखा कि एक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की अनोखी प्रदर्शनी लगी हुई है। भागलपुर की पहचान जर्दालू आम और कतरनी धान, वो कहीं ना कहीं बिहार के किसानों के लिए को प्रेरित भी कर रहा है। किस तरीके से ये विज़न आपके मन में आया, ये आपने वहाँ पर लगवाया? नहीं, देखिए पूरे इस क्षेत्र के किसान कल आ रहे हैं तो स्वाभाविक है जो किसान आ रहे हैं तो उनकी जो खेती होती है और इस क्षेत्र के जो विशेष उत्पाद हैं उन सारी चीज़ों की प्रदर्शनी होनी चाहिए। और हमारा मकसद है कि किसान इन चीज़ों को देख के और बेहतर तरीके से आधुनिक तरीके से आधुनिक यंत्रों का भी उपयोग कैसे करना है इसकी भी उसमें प्रदर्शनी में दीदी का भी एक स्टॉल लगा हुआ है। ड्रोन का इस्तेमाल आज जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है उसको भी वहाँ प्रदर्शित किया गया। तो कुल मिला के किसानों की समृद्धि को आधुनिकता के साथ जोड़ के हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं इसको भी उस प्रदर्शनी में दिखाया गया। और उसका मकसद है कि किसान आ रहे हैं तो कुछ नई चीज़ों को भी देख समझ के जाएं। चलिए, बहुत शुक्रिया। कृषि मंत्री मंगल पांडे, जिनका कहना है कि जो बिहार के किसान हैं वो समृद्धि की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ भागलपुर से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त को लेकर किसानों में काफी उत्साह है और इस पर अपने संवाददाताओं से भी हम बात करेंगे, लेकिन आइए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। Are you tired of filling fuel for your vehicle often? Switching to fuel-efficient driving is the only way out. Save fuel cost by predicting the traffic ahead of you so you can slow down by coasting. Maintain driving speed below 55 kilometers per hour. Use the right gear and clutch. Use air conditioning sparingly. Avoid idling your vehicle at red light. Drive smarter and fuel your savings. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और प्रधानमंत्री आज 3 राज्यों के दौरे पर है, इसी से जुड़ी खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त सीधे रुख करेंगे भोपाल का, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव। तो वहीं भागलपुर से राजेश राज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की। आदित्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में मध्य प्रदेश को स्थापित करने में ये एक बेहद महत्वपूर्ण मंच यहाँ पर बनने जा रहा है। कौन कौन से ऐसे क्षेत्र है जिस पर सबसे ज्यादा यहाँ पर नजर होगी वहां पर निवेश जुटाने की? देखिए, मध्य प्रदेश अपार संभावनाओं का राज्य है। मध्य प्रदेश अब अगर देखा जाए तो पिछले 15-20 सालों में जिस तरीके से बदला है, ऐसा कोई क्षेत्र अब नहीं है जहां पर मध्य प्रदेश कमजोर पड़ रहा हो। लिहाजा इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बताएं तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में यहां पर मौजूद होंगे और मध्य प्रदेश की सरकार पूरा होमवर्क करके तैयार बैठी हुई है, तमाम पॉलिसीज लेकर बैठी हुई है और प्रधानमंत्री उन पॉलिसीज को जो है वो निवेशकों के सामने रखने भी जा रहे हैं, उसको शोकेस करने जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश की सरकार जब यहाँ बैठेगी, तमाम निवेशक यहाँ पर होंगे, तो पहले तो तमाम अलग अलग जिसे कहा है कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के जरिए क्षेत्रीय स्तर की संभावनाओं को बता दिया गया है। लेकिन अब ओवरऑल मध्य प्रदेश में सरकार की नियत, नियम
किस तरीके से है, रेड कारपेट के साथ सरकार किस तरीके से काम कर रही है, सिंगल विंडो सिस्टम किस तरीके से सरकार में काम कर रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्य प्रदेश का स्थिति क्या है, ये सब बताने की कोशिश की जाएगी। और केवल बड़े निवेशक नहीं, पहले तो मैं आपको बड़े निवेशक बताऊं, कुमार मंगलम बिरला जैसे लोग, अडानी जैसे लोग जो है बड़े बड़े ग्रुप से तमाम लोग जो है वो इस समिट में शामिल हो रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात, जो प्रधानमंत्री की संकल्पना थी स्टार्टअप्स को लेकर, आज आप देखिए इस देश में स्टार्टअप्स बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में एक अच्छा खासे स्टार्टअप्स का एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। आज वो स्टार्टअप इसी मंच पर, इसी पंडाल में, इसी छत के नीचे उन बड़े निवेशकों के साथ नजर आएंगे। ये प्रधानमंत्री की संकल्पना है कि जो लोग पहले रोजगार के लिए भटकते थे, आज वो खुद का व्यवसाय कर रहे हैं और दूसरों को रोजगार दे रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए काफी महत्वपूर्ण दिन आज मध्य प्रदेश के लिहाज से, जो एक पूरी जमीन तैयार की गई पिछले कुछ वर्षों के अंदर मध्य प्रदेश में, आज उसको पूरी ताकत के साथ मध्य प्रदेश की सरकार दिखाने के लिए तैयार है इस मंच से। और जब प्रधानमंत्री यहाँ पर होंगे तो एक विश्वास भी प्रधानमंत्री देंगे। बिल्कुल, और बड़ी संख्या में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इसमें भागीदारी करते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ इस वक्त राजेश राज जुड़े हुए हैं। राजेश, आज भागलपुर को कई सौगात मिलने जा रही है, लेकिन यहाँ पर बात करेंगे किसान सम्मान निधि योजना की, जिसकी 19वीं किस्त यहाँ पर प्रधानमंत्री जारी करेंगे। किसानों को बिचौलियों से, कर्ज के जंजाल से निजात दिलाने में किसान सम्मान निधि योजना का अहम योगदान रहा है। किस तरह से देखते हैं आज, कितना उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है किसानों में, साथ ही जो विभिन्न योजनाओं की शुरुआत भी प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं? देखिए, भागलपुर जो है वो सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। जो कहा जाता है, कहावत रही है कि ढाका का मलमल और भागलपुर का सिल्क दुनिया भर के मुल्कों में अपनी छाप छोड़ता रहा है। और सिल्क के उत्पादन के मामले में कहीं ना कहीं जो कोकुन यहाँ पर तैयार होता था पहले, उससे भी जुड़े हुए जो बुनकर और जो किसान हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत की खबर है कि वो बिचौलियों के हाथे अपने उत्पाद को बेचते थे, उन्हें वाजिब कीमत नहीं मिलती थी। और अगर फसलों को उगाने की बात करें और काटने की बात करें तो उनके पास पैसे नहीं होते थे कि वो माकूल वक्त में वो बुआई कर सकें और अपने फसल की कटाई कर सकें, लिहाजा उनके फसल खेतों में रह जाते थे। लेकिन प्रधानमंत्री जो किसान कल्याण योजना है, उसकी जो किस्तें जारी हो रही हैं, उससे सीधा ट्रांसफर मनी जो है वो उनके अकाउंट में पहुंचता है, जिससे हमने जब भागलपुर हवाई अड्डा पर, जहां पर प्रधानमंत्री आज पहुंच रहे हैं, वहां पर जब हमने किसानों से बातचीत करी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि हम इस पैसे का इस्तेमाल खाद की खरीद में करते हैं, बीज की खरीद में करते हैं, फसलों की कटाई में इसे खर्च करते हैं। और अब उस वक्त का इंतजार नहीं किया जाता है कि हम अपने महाजन से, हम अपने जो मालिक हैं उनसे हम कर्ज लेते हैं और फिर फसलों की बुआई करते हैं। तो वो एक समय जो है वो टल गया है। और तमाम लोग जानते हैं कि पहले कहा जाता था कि बिहार में सिर्फ जो है वो आलू और बालू है, यानी कि सिर्फ फ्लड जब आती थी तो बालू का साम्राज्य दिखाई पड़ता था और खेती अगर होती थी तो सिर्फ आलू की खेती होती है। लेकिन भागलपुर की पहचान है जर्दालू आम और कतरनी धान, और उस कतरनी धान से जो चावल तैयार होता है और कतरनी जो चूड़ा का यहाँ पर उत्पादन किया जाता है, उसको तैयार किया जाता है, उसकी जो खुशबू है वो पूरे दुनिया भर के मुल्कों में है। बिल्कुल, तो आज वो खुशबू पूरी दुनिया में पहुंच रही है और ये प्रधानमंत्री ने शुरू से सुनिश्चित किया है जो किसान है उनकी उपज का सही मूल्य मिले, यही किया जा रहा है। बिल्कुल, तो कोशिश यहीं पर रह रही है कि जो किसान है उनको उनकी उपज का सही मूल्य मिले, उन्हें कर्ज ना लेना पड़े और बिचौलियों की जंजाल से वो उन्हें निजात मिले। इसी कड़ी में अहम किस्त आज जारी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य का भी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से हमें सीधी तस्वीरें दिखाने के लिए। और यहाँ पे अगर आपको बताएं तो अगर आगे बढ़े तो प्रधानमंत्री आज गुवाहाटी के सरू सजाई स्टेडियम में झूमर नृत्य का रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर होंगे। उनके सामने करीब 8000 से ज्यादा कलाकार इसे प्रस्तुत करेंगे। संस्कृति का ये रंग असम के पारंपरिक चाय बागान की जनजातीय समुदाय के जीवन में 200 साल से एक अटूट हिस्सा है। आखोड़ा बंदना ब्रज नारी मदने झुमर लागल भारी।
पिछले साल बिहू हुआ था और इस साल झूमर के लिए बहुत बड़ा आयोजन हुआ है। ये पहली बार रिकॉर्ड बनने जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हम लोग को टी ट्राइब का लड़की लोग का इतना सुंदर मतलब देखने के लिए मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम फेस टू फेस नरेंद्र मोदी के डांगोरिया के सामने डांस करेगा, इसीलिए हम लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हम लोग को ऐसा अपॉर्चुनिटी एक मिला। बहुत मतलब लकी समझ रहे हैं हम लोग। असम का चाय उद्योग है, उसका 200 साल पूरा हो रहा है। चाय उद्योग में काम करने वाले जो लोग हैं, आदिवासी या फिर टी ट्राइब्स, तो ये जो आदिवासी टी ट्राइब्स कम्युनिटी है, करीब 112 संप्रदाय है, उनको मिला के टी ट्राइब्स कम्युनिटी, सबका एक कॉमन कल्चर है, वो झूमर। करीब 8000 से ज़्यादा शिल्पियों के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी उपस्थित रहेंगे, तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक गौरव का बात है और बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण होगा। जब माननीय प्रधानमंत्री जी एडवांटेज असम कॉन्क्लेव जो हमारे इन्वेस्टमेंट समिट के लिए यहाँ आएंगे गुवाहाटी, हमने ये निर्णय किया कि जो हमारे 200 साल पुरानी उद्योग है चाय उद्योग, उनका संस्कृति का एक जीवन प्रतिबिंब हम प्रधानमंत्री जी को दिखाऊंगा। जो पहले कभी कोई जानता भी नहीं था झूमर को, अभी जो विश्व के दरबार में आ रहा है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत बधाई हो, हम लोगों के लिए इतना कुछ किया है और अभी भी कर रहे हैं। यकीनन असम के चाय बागानों के 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं, यानी कि जो असम का औद्योगिकरण है उसके 200 वर्षों का प्रतीक है ये उत्सव। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। Are you tired of filling fuel for your vehicle often? Switching to fuel-efficient driving is the only way out. Save fuel cost by predicting the traffic ahead of you so you can slow down by coasting. Maintain driving speed below 55 kilometers per hour. Use the right gear and clutch. Use air conditioning sparingly. Avoid idling your vehicle at red light. Drive smarter and fuel your savings. चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और बात अब दिल्ली विधानसभा की, जहां आज से रेखा और आतिशी आमने सामने होंगी। दरअसल नई सरकार का पहला विधानसभा सत्र आज से शुरू होगा, जो कई मायनों में पूर्व की आम आदमी पार्टी सरकार के लिए मुसीबतों भरा साबित हो सकता है। इस सत्र में पेंडिंग 14 सीएजी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएंगी, तो वहीं आप पार्टी ने भी रणनीति बना ली है। दिल्ली में बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर एक्शन मोड में है। दिल्ली चुनाव में जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए भाजपा निरंतर काम कर रही है। यमुना सफाई, कचरे के प्रबंधन को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री लगातार काम कर रहे हैं। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 24 मार्च से शुरू हो रहे दिल्ली विधानसभा सत्र से पहले भाजपा के विधायकों के साथ बैठक की। बैठक के बाद रेखा गुप्ता ने कहा कि घोषणा पत्र में किए गए वादे के मुताबिक दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र में सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे। सदन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आने वाली है, जो हमने कही थी कि पहले ही सदन में सीएजी की रिपोर्ट हम सदन के पटल पे रखेंगे। जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई, जिसका पिछली सरकारों ने दुरुपयोग किया, एक एक रुपए का हिसाब जनता को देना होगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व की आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल और आतिशी की सरकार को वित्तीय कुप्रबंधन के लिए जमकर फटकार लगाई और कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के खजाने को पूरी तरह से खाली कर दिया है, लेकिन फिर भी हम हर माह महिलाओं को 2500 रुपए देने के अपने वायदे पर अडिग हैं और इसे पूरा करेंगे। जो स्थिति सरकार ने हमारे सामने छोड़ी है, जब हम अधिकारियों के साथ बैठ करके आज की सरकार का फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं तो सारे के सारे सरकारी खजाने खाली दिखाई देते हैं। ये दिल्ली की जनता के लिए एक रेगुलर फीचर है, एक रेगुलर काम है बहनों के लिए, और इसकी बहुत ही डिटेल्ड प्लानिंग के साथ में इसे हम जनता के बीच में लाएंगे, निश्चित लाएंगे 1000%। वहीं दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी नेता प्रतिपक्ष होंगी। आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया। आज की इस बैठक में सर्वसम्मति से आतिशी जी को आम आदमी पार्टी विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया है। जो पदेन चूंकि आम आदमी पार्टी को जनता ने विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है, तो दिल्ली विधानसभा के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन, प्रतिपक्ष के नेता की भूमिका विधायक दल के नेता के रूप में आतिशी जी निर्वहन करेंगी। दिल्ली विधानसभा के इतिहास में पहली बार ऐसा संयोग है कि नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन दोनों महिलाएं होंगी। हाल ही में संपन्न हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की दिल्ली में शानदार वापसी हुई है। पार्टी को 70 में से 48 सीटों पर जीत मिली है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ विक्रमजीत सिंह चौहान की रिपोर्ट, डीडी न्यूज दिल्ली। और इस वक्त हमारे साथ शैलेंद्र मिश्र जुड़ रहे हैं राजधानी दिल्ली से, हमारे संवाददाता। शैलेंद्र, 27 साल बाद भाजपा सत्ता पक्ष में बैठने जा रही है और काफी महत्वपूर्ण सत्र है और संभावित तौर से हंगामेदार भी रहने की इसकी उम्मीद है। क्या कुछ कार्यक्रम होगा आज? देखिए, आज पहला दिन होगा दिल्ली विधानसभा के सत्र का। तो नई सरकार बनी है, नवनिर्वाचित जो विधायक हैं उनको शपथ दिलाई जाएगी। प्रोटेम स्पीकर अरविंद सिंह लवली उनको शपथ दिलाएंगे। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। चूंकि हम जानते हैं कि विजेंद्र गुप्ता के नाम को तय माना जा रहा है, तो ये आज एक पूरी प्रक्रिया होगी। दोपहर बाद विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा और उससे पहले प्रोटेम स्पीकर जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनको शपथ दिलाएंगे। सबकी निगाहें कल टिकी हुई हैं जब कहा जा रहा है कि विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट रखी जाएगी और जिसकी बहुत चर्चा हो रही है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में जो तमाम वादे किए थे उनमें जो पूर्व की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार का जो वित्तीय कुप्रबंधन है उस पर रिपोर्ट रखने की बात कही थी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा भी। तो निश्चित तौर पर सभी की निगाहें होंगी कल जब सीएजी रिपोर्ट रखी जाएगी, लेकिन उससे पहले आज नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ होगा, स्पीकर का चुनाव होगा। बिल्कुल शैलेंद्र, यहाँ पर काफी एक्शन मोड में नजर आ रही है भाजपा और दिल्ली सरकार। ऐसे में क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है? जहां पर सीएजी रिपोर्ट को टेबल करने की बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और खासतौर पर पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल पर शिकंजा भी कसता नजर आएगा। देखिए, इस रिपोर्ट्स में सिलसिलेवार तरीके से विस्तार से ये जानकारी सामने रखी जा सकती है कि आम आदमी पार्टी की केजरीवाल और आतिशी की अगुवाई की जो सरकार है उन्होंने दिल्ली को किस तरह से वित्तीय कुप्रबंधन की ओर ढकेल दिया, जहां उसके तमाम विभागों के पास पर्याप्त पैसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में जो तमाम वादे किए हैं, पहली कैबिनेट में हम जानते हैं कि आयुष्मान लागू करने का फैसला किया गया, यानी दिल्ली की जो जनता, पात्र जनता है, उसे आयुष्मान का लाभ मिलेगा। 5 लाख तक मुफ्त बीमा, जिसमें हम जानते हैं देश भर में जो मिलता था, दिल्ली में केजरीवाल और आतिशी की सरकार ने उसे लागू नहीं किया था। और 70 साल के जो ऊपर के बुजुर्ग हैं वो तो सारे बुजुर्ग इस दायरे में आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा तोहफा दिल्ली की नई सरकार, रेखा गुप्ता की अगुवाई में जो बीजेपी की सरकार है, उसने पहली कैबिनेट में ऐलान किया था और ये भी कहा है कि जो महिलाओं को हर महीने 2500 देने का वादा है उस पर भी काम हो रहा है और 1000% उसे भी पूरा किया जाएगा। उसकी पूरी डिटेलिंग हो रही है।
तो जो प्रमुख वादे हैं, यमुना सफाई हमने देखा कि सबसे पहला काम मुख्यमंत्री ने अपने कैबिनेट के साथ हो गई थी, आरती में शामिल हुई थी, तो संकेत बहुत स्पष्ट है कि यमुना सफाई प्राथमिकता से की जाएगी। जो महिलाओं के कल्याण के लिए जो वादे किए गए हैं उसको आगे बढ़ाया जाएगा। आयुष्मान तो लागू करने का ऐलान कर ही दिया गया है, तो इस तरह की तमाम योजनाओं पर तो आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन दिल्ली की जनता को ये भी बताया जाएगा कि बीते 10-11 वर्षों में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से गवर्नेंस किया है वो वित्तीय कुप्रबंधन का गवर्नेंस है, यानी उसकी वजह से जो दिल्ली सरकार है वो उसकी जो आर्थिक हालत है वो बेहद खराब हो गई है। तो इन सब का बहुत जिक्र CAG रिपोर्ट में किया जा सकता है। इसीलिए बड़ी चर्चा है, जब ये CAG रिपोर्ट आएगी तब उसमें देखना होगा कि किन किन बातों का जिक्र होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर तो बड़ी जिम्मेदारी है भाजपा पर अपने वादे पूरे करने की, प्रधानमंत्री मोदी की सपनों की दिल्ली को बनाने की, और साथ ही जिस तरह की चुनौतियां इस वक्त सामने रखी जाएंगी जो आपकी सरकार रही है उसको ध्यान में रखते हुए भी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमसे जुड़ने के लिए। तो दिल्ली विधानसभा में रेखा वर्सेस आतिशी, दिल्ली विधानसभा का बेहद महत्वपूर्ण सत्र की यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है और उसी को से जुड़ी लगातार हम खबरें आप दिखाते रहेंगे। और आइए बात करते हैं प्रयागराज की। प्रयागराज महाकुंभ अब अंतिम चरण में है। महाकुंभ के समापन में महज 3 दिन शेष हैं, लेकिन लोगों की आस्था बढ़ती ही जा रही है। महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाने वालों की तादाद करीब 62 करोड़ के पार हो चुके हैं। रविवार को महाकुंभ में 1 करोड़ 32 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। उम्मीद की जा रही है कि महाकुंभ के बचे हुए 3 दिनों में स्नानार्थियों की कुल संख्या 65 करोड़ के पार हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय ने सोशल मीडिया मंच X पर लिखा कि आस्था के आह्लाद, भारतीयता के जय घोष। महाकुंभ 2025 प्रयागराज में रविवार को 1 करोड़ 32 लाख से अधिक एवं अब तक 62 करोड़ 6 लाख से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आज पवित्र स्नान का पुण्य लाभ प्राप्त करने वाले सभी पूज्य साधु संतों एवं श्रद्धालुओं का अभिनंदन। भगवान तीर्थराज प्रयाग की जय। आपको बता दें कि 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ का समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन अंतिम स्नान पर्व से होगा। उधर महाशिवरात्रि को लेकर भी मेला प्राधिकरण की ओर से सभी जरूरी तैयारियां की जा रही हैं। तो महाकुंभ में आज और कल 3 विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं। इसमें आज यानी कि 24 फरवरी को 15,000 स्वच्छता कर्मी गंगा घाट पर लगभग 10 किलोमीटर तक सफाई अभियान चलाकर कीर्तिमान बनाएंगे, जबकि कल यानी कि 25 फरवरी को 10,000 हैंड प्रिंटिंग और उसी दिन 550 शटल बसों के संचालन का रिकॉर्ड बनेगा। महाकुंभ मेला के परेड मैदान स्थित त्रिवेणी मार्ग पर 1000 ई-रिक्शा संचालन के स्थान पर 550 शटल बसों का संचालन का रिकॉर्ड बनाया जाएगा। दरअसल भीड़ के चलते ई-रिक्शा का संचालन नहीं हो पाएगा। शटल बसों का संचालन हाईवे पर किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार इन तीनों रिकॉर्ड के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम 22 फरवरी को प्रयागराज आ चुकी है। ये टीम महाकुंभ में बनने वाले रिकॉर्ड को देखेगी। उधर प्रयागराज मेला विकास प्राधिकरण ने भी इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो महाकुंभ का ये महाअभियान जहां बनेंगे 3 विश्व रिकॉर्ड। महाकुंभ में नागरिक उड्डयन और सहयोग राज्य मंत्री मुरलीधर महोल ने पवित्र स्नान किया। प्रयागराज संगम में स्नान करने से पहले मुरलीधर महोल का प्रयागराज हवाई अड्डे पर नागर विमानन मंत्रालय के अधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर महोल ने अपने सोशल मीडिया मंच X पर महाकुंभ में डुबकी लगाने की जानकारी साझा करते हुए अपनी तस्वीरें साझा की। उन्होंने लिखा कि तीर्थराज प्रयागराज में सनातन संस्कृति के भव्य, दिव्य और वैभव के प्रतीक महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और अब बात काशी तमिल संगमम की। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बनाए रखने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रासंगिकता को विस्तार देने के उद्देश्य से काशी तमिल संगमम का आयोजन किया जाता है।
इस वर्ष 15 फरवरी से शुरू हुए इस आयोजन का आज अंतिम दिन है। इस आयोजन के तीसरे संस्करण की थीम या मुख्य आकर्षण के रूप में ऋषि अगस्त्य को स्वीकृत किया गया है। डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र से संवाद के क्रम में IGNCA के वाराणसी केंद्र के निदेशक डॉक्टर अभिजीत दीक्षित ने क्या कुछ बताया विशेष, आइए जानते हैं। महर्षि अगस्त्य को केवल एक भाषा के विद्वान के रूप में हम नहीं जानते, बल्कि उनके व्यक्तित्व के कई आयाम हैं। वैज्ञानिक हैं, वो चिकित्सक हैं और साथ ही साथ योग को उन्होंने अलग रूप में रखा और एक युद्ध कला तक विकसित किया। इस बारे में आपके विचार और विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल सही है आपका प्रश्न, क्योंकि अगस्त्य ने प्रथम तमिल व्याकरण लिखा, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक विशिष्ट वैज्ञानिक पद्धतियों को लिया। कहा जाता है कि अगस्त्य संहिता में बिजली निर्माण के भी हमें अंश प्राप्त होते हैं। इसी के साथ साथ जो हम मॉडर्न सर्जरी की बात करते हैं, शल्य चिकित्सा की जब बात करते हैं, तो वेदों में विविध मंत्रों में हमें विश्पला की कहानी प्राप्त होती है। विश्पला का मूल कथानक जो है वह यही है कि विश्पला एक युद्ध नेत्री थी और उस युद्ध नेत्री का पैर जो है वह खंडित हो जाता है, तो अश्विनी कुमारों की सहायता से अगस्त्य मुनि उस पैर को ठीक करते हैं। इसमें हमें दो चीज़ प्राप्त होती है कि जो हम आधुनिक भाषा में बोलते हैं वुमन एम्पावरमेंट। तो विश्पला एक युद्ध नेत्री के रूप में हमें ऋग्वेद में प्राप्त होती है। इसी के साथ साथ जो कृत्रिम लिम्ब, कृत्रिम पैर लगाने की जो प्रक्रिया है, वह किस प्रकार वेदों में हमें सर्जरी के रूप में प्राप्त होती है, यह भी एक वैज्ञानिक रूप हमें अगस्त्य का मिलता है। इसके साथ साथ हम जो तो काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का आज अंतिम दिन है और वहां पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी स्टॉल्स लगाए गए हैं। इन स्टॉल्स में तमिल से आए समूह के लिए उन डॉक्टरों को नियुक्त किया गया है जो तमिल भाषा के जानकार हैं और लोगों को तमिल भाषा में जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। काशी तमिल संगमम में काशी हिंदू विश्वविद्यालय और मद्रास IIT एक साथ आयोजक हैं। काशी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय और यहाँ पर जो सर सुंदरलाल चिकित्सालय है उसके दंत चिकित्सा संस्थान ने एक स्टॉल लगा रखा है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ तमिल भाषी भी हैं। इनसे हम बात करते हैं कि ये किस तरह से जागरूक कर रहे हैं काशी के लोगों को भी और जो तमिलनाडु से समूह आ रहे हैं उनको भी। आपका क्या नाम है और किस तरह से आप जागरूक कर रहे हो जो लोग आ रहे हो? मैं डॉक्टर अशिका हूँ, मैं BHU की स्टूडेंट हूँ और आई एम एक्चुअली फ्रॉम चेन्नई, ஸோ தமிழும் பேசுவேன். இங்கே நாங்கள் வந்திருக்கிறது எதுக்குன்னா டென்டல் அவேர்னஸ் தர for patients from this city we talk in Hindi. So I'm here to give awareness about if at all they have अगर उनको दांत में बहुत गंदगी है तो वो कैसे हमको ट्रीट करना है। तो अगर वो इलाज हम कर देंगे तो दांत को हम बचा पाएंगे, अगर वैसे ही छोड़ देंगे तो दांत हिल के निकल जाएगा। अगर हिल के निकल रहा है तो उसका क्या इलाज है, तो उसका भी हम इलाज बताएंगे। और अगर उनको कैविटी है तो वो कैविटी को अगर हम सही समय में नोटिस कर लिया तो वो एक फिलिंग में ही ठीक हो जाएगा। अगर हमने कैविटी को ऐसे ही छोड़ दिया तो वो रूट कैनाल तक जाएगा और अगर रूट कैनाल में भी हम नहीं इलाज कर पाए, अगर वो दांत पूरा ही सड़ के खराब हो गया तो उसको निकालना पड़ेगा। और अगर दांत नहीं है तो उसका क्या क्या इलाज है वो भी हम बता पाएंगे। And for people from Tamil Nadu, I'm here to give them the same awareness in Tamil as well. Actually, I'm a BHU student, so I can talk in Hindi also. If people coming from this place, so I can give the same awareness in Hindi. Actually, I'm a pediatrician, so बच्चों वाला डॉक्टर हूँ मैं। अगर बच्चों को दांत में इलाज होगा तो हम बता सकते हैं वो किस चीज़ के लिए। अगर उनका दांत में कैविटी होगा तो उसके लिए हम जल्दी ट्रीटमेंट करना होगा। वो हम नहीं करेंगे तो उनका वो पक्का वाला दांत है अंदर वो भी खराब हो सकता है। ये भारत सरकार की जो योजना है त्रिभाषा शिक्षा की, वो यहाँ पर दिखाई दे रही है और कितना समाज को इसका लाभ मिल रहा है ये हम काशी तमिल संगमम के इस स्टॉल पे देख सकते हैं कि किस तरह से डॉक्टर रसिका और डॉक्टर शालिनी हिंदी इंग्लिश में तो लोगों को जागरूक कर ही पा रही हैं, तमिल में भी जो इनकी मातृभाषा है उसमें भी जागरूक कर पा रही हैं। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, नमो घाट, वाराणसी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। Keeping our earth green forever is in our hands only. That's why I prefer CBG for my car. CBG is compressed biogas made from waste materials. It is a highly efficient renewable resource that has reduced carbon emission rates. Less carbon emission means lesser harmful impact on the planet. Use CBG. It is cleaner, greener and safer. नया सवेरा में अब बारी है अखबारों की सुर्खियां जानने की। और दिल्ली से प्रकाशित अखबार पत्रों की सुर्खियों के साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं मेरे साथ मेरी सहयोगी शैला नेगार। आइए रुक करते हैं शैला का। शैला, क्या खास है आज अखबारों में? सुप्रभात जया। अधिकतर समाचार पत्रों की सुर्खियों की अगर हम बात करें तो जिन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है समाचार पत्रों ने, उसमें महाकुंभ के अंतिम स्नान को लेकर जो कुछ तैयारियां हो रही हैं रेलवे स्टेशनों पर, उसकी भी खबर प्रकाशित हुई है। राजधानी के सभी रेलवे स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। महाकुंभ जाने वाले यात्री लगातार दिल्ली के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर पहुंच रहे हैं और ऐसे में भगदड़ के हाथ से सबक लेते हुए रेलवे प्रशासन, आरपीएफ और रेलवे पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त वहां पर जो है व्यवस्था की गई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन परिसर में पुलिस और प्रशासन ने प्लेटफॉर्म जाने के लिए कई बैरिकेड भी लगाए हैं, लोहे के स्टैंड लगाकर सुरक्षा घेरा तैयार किया है और गेट नंबर 11 के बाहर रेलवे प्रशासन, पुलिस के कर्मचारी और सिपाही लोगों की टिकट की जांच करने के बाद उन्हें प्लेटफॉर्म पर जाने की अनुमति देंगे। स्टेशनों के सभी फुटओवर ब्रिज पर जवान जो है वो तैनात हैं। विशेष ट्रेन के शेड्यूल को लेकर जानकारी लगातार दी जा रही है। टिकट बिक्री पर नजर रखी जा रही है और 5 अनारक्षित ट्रेन रवाना हुई है। अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली मेट्रो ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। दिल्ली मेट्रो के नाम वैसे तो कई सारे रिकॉर्ड्स दर्ज हैं और अब एक और नया रिकॉर्ड दर्ज हो गया है जिसमें दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अपने नेटवर्क में अब तक का सबसे ऊंचाई 28.362 मीटर पर एक स्ट्रक्चर स्थापित कर इसे हासिल किया है। डीएमआरसी ने ये अद्भुत जो कारनामा किया है ये हैदरपुर बादली मोड़ के पास अंजाम दिया है। इसके अलावा डीएमआरसी ने इसी बादली मोड़ मेट्रो स्टेशन के पास रेलवे क्रॉसिंग स्टील स्पैन का चुनौतीपूर्ण निर्माण कार्य भी पूरा किया है। अगली खबर का रुख करते हैं और ये खबर है कांग्रेस को लगातार जिस तरह से झटके लग रहे हैं उसी से जुड़ी हुई है। शशि थरूर ने कहा है कि कांग्रेस को अगर मेरी ज़रूरत नहीं है तो मेरे पास दूसरे विकल्प भी मौजूद हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केरल की वाम लोकतांत्रिक मोर्चा यानी एलडीएफ सरकार की तारीफ से विशेष चर्चा में अभी आए शशि थरूर ने ये कहकर अभी सबको चौंका दिया है कि पार्टी के लिए वो उपलब्ध है, लेकिन अगर उनकी सेवाओं की पार्टी को ज़रूरत नहीं है तो उनके पास दूसरे विकल्प भी मौजूद हैं। और इसके बाद जो है ये बयान जो है तेजी से वायरल हो रहा है और एक तरह से कह सकते हैं कि उनके लिए कई सारी अटकलें भी जो है हवा में चलने लगी हैं। अगली खबर का रुख करेंगे और ये खबर मौसम से जुड़ी हुई है। मार्च का जो महीना है वो बूंदाबांदी के साथ शुरू होने वाला है। 27 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक इसके आसार बन रहे हैं। इस दौरान सुबह और रात के समय बूंदाबांदी की संभावना जताई जा रही है। इसकी वजह से तापमान भी जो है 2 से 3 डिग्री तक कम होने के आसार हैं। हालांकि जो महाशिवरात्रि का दिन है उस दिन काफ़ी तेज़ गर्मी भी पड़ सकती है और अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। तो अखबारों की दुनिया से फिलहाल इतना ही जया। बहुत बहुत शुक्रिया शैला इन सुर्खियों को हमसे साझा करने के लिए। और आइए नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की। मिजाज मौसम में बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, विभिन्न शहरों के तापमान पर डाल लेते हैं नजर।
ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। हमारी विशेष पेशकश साइंस पार्क में आज जानते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर और इसके फायदे के बारे में हमारे सहयोगी असीम मिश्रा के साथ। आप देखिए हमारा ये विशेष सेगमेंट नया सवेरा के आज के इस अंक में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार। आज के साइंस स्पार्क में हम बात करने वाले हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी भारत की एनर्जी सिक्योरिटी की। देखिए, भारत को 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री बनना है और डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए हमें बहुत सारे डेवलपमेंट के काम करने हैं और इन तमाम कामों को करने के लिए हमें चाहिए बहुत भारी अमाउंट में एनर्जी। अब फॉसिल फ्यूल्स तो देखिए धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। ऐसे में हमारे पास दो ही ऑप्शंस हैं, पहला रीन्यूएबल एनर्जी और दूसरा न्यूक्लियर एनर्जी। सरकार इन दोनों ही सोर्सेस पर लगातार काम कर रही है। अब की बार बजट में भी और अभी हाल ही में जब पीएम मोदी फ्रांस और अमेरिका गए थे तब वहां भी न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर नेताओं के साथ बातचीत हुई। तो इन बातचीत में भी और इस बार के बजट में भी जिस एक चीज की बात बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंटली हुई है वो है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की। इन रिएक्टर्स को भारत स्मॉल रिएक्टर्स का नाम दिया गया है साइंस स्पार्क में, इसलिए हम इस बार इस टॉपिक को लेकर आए हैं आपके सामने। तो आइए एक एक करके आपको बताते हैं कि आखिर ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स होते क्या हैं, भारत इसके लिए क्यों इतना जोर लगा रहा है, कितनी एटॉमिक एनर्जी कैपेसिटी हासिल करना चाहता है भारत और कैसे हमारा न्यूक्लियर एनर्जी का जो टारगेट है वो पूरा होगा। इन तमाम सवालों के जवाब आज के साइंस स्पार्क। देखिए, हमारे देश में बिजली का 5th लार्जेस्ट सोर्स अगर कोई है तो वो है न्यूक्लियर एनर्जी यानी परमाणु ऊर्जा और ये देश के कुल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में करीब करीब 2 से 3% का योगदान देता है। एक तो ये ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन नहीं करता है और दूसरा ये रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई भी करता रहता है। ये हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पर भी बहुत कम असर डालती है। ऐसे में सबसे पहला सवाल ये कि आखिर क्या होते हैं ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। तो जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, स्मॉल यानी इस तरह के रिएक्टर बड़े बड़े परमाणु ऊर्जा रिएक्टर्स की तुलना में बहुत ही छोटे होते हैं। मॉड्यूलर यानी इसके सिस्टम और कंपोनेंट्स को फैक्ट्री में असेंबल करना और एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना काफी आसान होता है। और रिएक्टर यानी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जिस हीट की जरूरत होती है उसे जनरेट करने के लिए परमाणु विखंडन यानी न्यूक्लियर फिजन का उपयोग करना। यानी मोटे तौर पर कहें तो ये कॉम्पैक्ट परमाणु रिएक्टर्स होते हैं जिन्हें पारंपरिक तौर पर बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की तुलना में छोटे पैमाने पर बिजली पैदा करने के लिए डिजाइन किया जाता है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होते हैं जो 10 मेगावाट से लेकर के 300 मेगावाट तक की एनर्जी जनरेट करते हैं और ये स्मॉल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये छोटे हैं और ये बनाए जा सकते हैं आसानी से फैक्ट्री में और इनको लगाने की लागत काफ़ी कम है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के एडवांटेज काफ़ी हैं। सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि इसकी लागत कम है, दूसरा इसको बनाने के लिए फैक्ट्री में बन सकते हैं, इनको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और आसानी से फिट किया जा सकता है। अब अगला सवाल कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के क्या हैं फायदे। तो यूरोपियन कमीशन के मुताबिक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बिग न्यूक्लियर प्लांट की तुलना में कम गर्म होते हैं। इन प्लांट्स का डिजाइन इस तरह से बनाया जाता है कि इसमें मरम्मत की जरूरत बहुत कम होती है।
ना ही इनसे कोई बड़ा हादसा हो सकता है, साथ ही इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना भी काफी आसान होता है और इनके बनाने में जो इनपुट कॉस्ट है, लागत है, वो भी कम आती है। खासतौर से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विकासशील देश हैं, मसलन भारत, उनके लिए तो ये बहुत ही किफायती है। बिग न्यूक्लियर रिएक्टर्स को कूल रखना यानी ठंडा रखना आसान काम नहीं होता है। अगर उसे ठंडा रखने वाला सिस्टम खराब हो जाए तो रिएक्टर की पूरी जो प्रोसेस है वो रुक जाती है। रिएक्टर का टेम्परेचर बढ़ने से उसकी जो कोर है वो मेल्ट भी हो सकती है। लेकिन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स में ऐसे वॉल्व लगाए गए होते हैं जो बिजली नहीं होने पर भी रिएक्टर को भाप से कूल रख पाते हैं। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की कैपेसिटी 300 मेगावाट तक होती है, जो पारंपरिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसका लगभग 1/3 है। और आप यकीन मानिए कि हर रोज ये जो स्मॉल रिएक्टर्स होते हैं वो 7.2 मिलियन किलोवाट आवर्स बिजली पैदा कर सकते हैं। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को 40 से 60 वर्षों तक ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया जाता है, 40 से 60 वर्षों तक के लिए। और जैसा कि आप जानते होंगे कि साल 2050 तक, क्योंकि भारत एक डेवलपिंग कंट्रीज है, तो देश में, भारत में इलेक्ट्रिसिटी की जो मांग है, जो डिमांड है, वो 80 से 150% तक बढ़ने का अनुमान है। ऐसे में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स एक रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी का काम कर सकते हैं। 2047 का हमारा लक्ष्य है कि 30% हमारी एनर्जी के रिक्वायरमेंट आएंगी रिन्यूएबल एनर्जी से, ग्रीन एनर्जी से। उस टारगेट को मीट करने के लिए, उस लक्ष्य को मीट करने के लिए भारत में भारत स्मॉल रिएक्टर्स BSR का एक नया लगाया गया है इस बजट में। और इस बजट में इसका एलोकेशन भी है 20,000 करोड़ का। इसमें न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिल करके इसको किया जाएगा। अब अगला सवाल कि भारत के लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स क्यों बहुत जरूरी है। तो आपको बता दूं कि भारत का टारगेट जो है वो साल 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन हासिल करने का है और उसके लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। क्योंकि कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज अभी अपने देश में एनर्जी मिक्सचर, जो एनर्जी का बास्केट है, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इस वक्त। ऐसे में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ाने में हमारी बहुत मदद, हमारी बहुत हेल्प कर सकते हैं। और सरकार को भी उम्मीद है कि 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से विकसित, देश में ही निर्मित छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर चालू हो जाएंगे। और साथ ही साथ ये जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं वो दूर दराज के इलाकों में बिजली उपलब्ध कराने या फिर बड़े बड़े उद्योगों के लिए कैप्टिव पावर यूनिट्स के तौर पर भी काम करने के लिए खास तौर पर यूजफुल हो सकते हैं। अगला सवाल कि एटॉमिक एनर्जी को लेकर भारत का 2047 तक का लक्ष्य क्या है। तो भारत का नेट जीरो ट्रांजिशन के लिए 2047 तक 1 लाख मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का टारगेट है। 1 लाख मेगावाट। जिस तेजी से हम एटॉमिक एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे माना जा रहा है कि भारत की जो स्थापित एटॉमिक एनर्जी कैपेसिटी है वो 2031 और 32 तक 3 गुनी तक बढ़ जाएगी। यानी 2031-32 तक ये बढ़कर 22,480 मेगावाट तक पहुंच जाएगी। बीते 10 साल की ही बात कर ली जाए तो इस दौरान भारत की जो परमाणु ऊर्जा क्षमता है उसमें 70% उसकी क्षमता बढ़ी है। और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के मुताबिक अर्जेंटीना, कनाडा, चीन, रूस, दक्षिण कोरिया और अमेरिका या तो इस तरह के रिएक्टर्स का निर्माण कर रहे हैं या उन्हें लाइसेंस देने की प्रक्रिया में। तो जैसे जैसे हमारा देश एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स एक सस्टेनेबल और सेफ फ्यूचर सुनिश्चित करने में हमारी बहुत हेल्प कर सकता है। साथ ही फ्यूचर में कार्बन फ्री एनर्जी हासिल करने में इस तरह के स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले कर सकते हैं। तो साइंस स्पार्क के आज के एपिसोड में आपने डिटेल में जाना स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स और उसके पूरे इकोसिस्टम के बारे में।
अगले एपिसोड में फिर किसी स्पार्किंग टॉपिक के साथ एक बार फिर से आपके सामने होंगे हाजिर। तब तक के लिए मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।